नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहली खबर लोहरदगा से। लोहरदगा में स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और फिलहाल हालात काबू में हैं। कर्फ्यू की वजह से लोग घरों में बंद हैं और सड़कों पर केवल पुलिस बल के जवान ही दिखाई दे रहे हैं। कल के उपद्रव के निशान आज भी यहां देखे जा सकते हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल के तनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से 12 डीएसपी को लोहरदगा जिला में तैनात किया गया है। आईजी नवीन कुमार सिंह और साकेत कुमार सिंह लोहरदगा में कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों और सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं गणतंत्र दिवस का फाइनल परेड रिहर्सल भी स्थगित कर दिया गया है। लोगों को अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ये जली हुई गाड़ियां और वहां पर आसपास बिखरे हुए वाहन ये तस्दीक कर रहे हैं कि यहां कल क्या हुआ था। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सड़कों पर सन्नाटा है और लोग घरों में बंद हैं। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही आ जा रही हैं। पुलिस के जवान ही आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। फिलहाल लोहरदगा में कर्फ्यू के बाद शांति है, लेकिन अभी भी सुरक्षा बल के जवान लगातार कैंप कर रहे हैं। पूरे लोहरदगा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो कल नागरिकता कानून के पक्ष में रैली निकली थी। स्टेडियम से कलेक्ट्रेट जा रही थी रैली, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से निकली रैली पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अमला टोली के पास जुलूस पर लोगों ने पथराव किया। बड़ा तालाब के आगे रैली पर पत्थर बरसाए जाने लगे। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके निशान आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। किस तरह से वहां जली हुई गाड़ियां सड़कों पर पड़ी हुई हैं अभी भी, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि कल यहां पर क्या हुआ था। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई वाहनों में आग लगा दी गई, कई बाइक को, जो बड़ा तालाब है वहां पर तालाब में जली हुई बाइकें, कई गाड़ियां जली हुई हालत में आपको नजर आ रही होंगी। तो कई गाड़ियों को, करीब दर्जन भर गाड़ियों को फूंक दिया गया, जिसके बाद कल तुरंत एक्शन में पुलिस आई और हालात काबू करने की कोशिश की गई। आज कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन आज भी उपद्रव के निशान सड़कों पर देखे जा सकते हैं। अमला टोली के पास बड़ा तालाब के आगे जो नागरिकता कानून के पक्ष में समर्थन में रैली निकली थी, जुलूस निकला था, उस जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया और जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रेरणा, इस वक्त हालात क्या है और क्या लोगों को आज दिन भर कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा या कर्फ्यू में ढील के संकेत हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है प्रेरणा आप तक? ठीक है, चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता प्रेरणा वहां मौजूद हैं, जिन्होंने ये तस्वीर हम तक पहुंचाई है। और उपद्रव के निशान लोहरदगा की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। आज भी पत्थरबाजी के बाद रैली का माहौल बदल गया था और जमकर आगजनी की गई उपद्रवियों की ओर से। उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों को फूंक दिया गया और उन जली हुई गाड़ियों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं ये गाड़ियां
और डीआईजी के नेतृत्व में फिर पुलिस ने संभाला मोर्चा। खुद आईजी भी कैंप कर रहे हैं। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रेरणा, इस वक्त हालात क्या है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सुमित, अभी मौजूदा हालात के बारे में बताऊं तो बाहर की स्थिति तो हमने आपको बता ही दी, लेकिन सदर अस्पताल जहां की तस्वीरें आपने दिखाने को कही थी कि कर्फ्यू के माहौल की वजह से क्या एम्बुलेंस को आने जाने में या मरीजों को कोई दिक्कत हो रही है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोहरदगा सदर अस्पताल में खड़े हैं, जहां आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि मरीज भी हैं और सिविल सर्जन भी हैं। सबसे पहले मरीजों से ही जान लेते हैं, उसके बाद सिविल सर्जन से बात करेंगे कि यहाँ पहुंचने में उनको कोई दिक्कत हुई या नहीं, या कोई बाहर तकलीफ तनावपूर्ण माहौल था कल जो है, उसके बाद आज की स्थिति जैसी है, क्या कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आज। कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल में क्या कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या कर्फ्यू की वजह से? कोई कुछ दिक्कत? बल्कि अस्पताल आए हम लोग तो यहाँ अच्छा हुआ, हम लोग हम बहुत ठीक है। अस्पताल में सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक हुआ। कोई बाहर कोई दवाई और कोई भी मेडिकल असिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है? सब चीज का ठीक है, सुविधा है यहाँ पर। जैसे कि मरीज कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, वो अस्पताल पहुँच के और ज्यादा सुरक्षित, और जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से है, ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू की वजह से उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ सिविल सर्जन है, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कर्फ्यू का कोई खास असर देखने को मिल रहा है सदर अस्पताल में? क्या मरीजों को तकलीफ है या एम्बुलेंस की आवाजाही में कोई तकलीफ हो रही है? जी मैडम, इसमें कहना चाहूँगा कि कोई यहाँ तकलीफ नहीं मरीजों का। उसके लिए हमने सारे व्यवस्था कर लिए। एम्बुलेंस को भी हम लोग अपडेट कर लिए, सभी ड्राइवर को छुट्टी कैंसिल कर दी है और सब हमारे पास है, और ऐसे आने जाने की कोई सुविधा असुविधा नहीं है। और कोशिश करेंगे कि इससे और बेहतर हम लोग इसको यहाँ। कल की घटना में क्या कुछ लोग घायल भी हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया? डर के हमारे पास यहाँ पर आए और हमसे इलाज करवाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि लोगों से भी चाहूँगा कि इस तरह से कोई भी घटना होती है। आपको बीच में रोकूंगी सर, क्या कल जो यहाँ पे स्थिति हुई, तनावपूर्ण स्थिति हुई, इसके बाद क्या जो लोग घटना में मतलब जिन पर हमला हुआ या फिर जो घायल थे वो यहाँ पहुँचे थे, उनकी क्या स्थिति थी? अगर आप वो यहाँ पहुँचे थे तो उनकी स्थिति तो बहुत भयानक थी, सब डरे हुए थे और मैक्सिमम को हेड इंजरी लगी थी जहाँ तहाँ, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड करके हम लोग उसको फिर वो लोग अपने मर्जी से चले गए। मरीजों की कोई गिनती होगी कितने लोग पहुंचे होंगे? करीब 25 से 30 के आसपास होंगे, अनुमानित है। और 2 ऐसा थे जो हम लोग मजबूरन उनको रेफर करना पड़ा। रिम्स आपने रेफर किया? जी हाँ। तो जैसे कि आपने सुना कि 25 से 30 लोग थे जो यहाँ पहुंचे थे और जिनमें से 2 काफी घायल स्थिति में थे, ज्यादा सीरियस थे, तो उनको रिम्स रेफर किया गया। बाकी लोगों को हेड इंजरीज थी जैसे कि आप कह रहे हैं? माइनर इंजरी था उसको, जहाँ सीवियर तो नहीं थी लेकिन माइनर थी, जिसको हम लोग फर्स्ट एड दवा हुआ देखे फिर वो लोग अपने मर्जी से चले गए और खुद ही अपने बोले कि मैं जा सकता हूँ, तो मैं बोला कि अच्छा सर जा सकता। हम लोग ने ऐसे कोशिश किए थे कि आप लोग रहिए, रेस्ट कीजिए हमारे यहाँ और सारा सुविधा देंगे, तो बोले कि सर हम लोग ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग अपने मर्जी से जाना चाहते। तो फिर हम लोग जी कल की स्थिति के बारे में हमसे कह रहे थे कि कल जब तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई तो जो मरीज चले गए थे वो भी वापस आ गए, जिसके बाद ऐसा हुआ कि अस्पताल में जो खाने पीने की चीजें थी वो थोड़ी क्योंकि उनको वापस से उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई खाने पीने को लेकर। आज क्या वैसी दिक्कत हुई है या कल जो दिक्कत हुई थी उसके बारे में? नहीं, कल एक्चुअली क्या हुआ था, जो पेशेंट हमारे पास एडमिट थे जी, तो और जो डिस्चार्ज था तो डिस्चार्ज वाला भी रह गए हमारे यहाँ, तो जो खाना बना था तो उसी में हम लोग मैनेज किया, तो माइनर हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी को भूखा रहने दिए, लेकिन सभी लोग खाए। तो चलिए 25 से 30 लोग कल जख्मी हालत में लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाए गए थे। बहुत शुक्रिया प्रेरणा इस जानकारी के लिए। रेलवे स्टेशन पर भी जाहिर है कई ट्रेनों के परिचालन रोक दिया गया है, वहां भी हालात समझने की कोशिश होनी चाहिए। वहां कई यात्रियों के फंसे होने की भी खबर है। रांची से हमने भी रिपोर्ट दिखाई थी, जहां रांची से लोहरदगा जाने वाले यात्री ट्रेनों का परिचालन रुक जाने की वजह से फंसे हुए थे। फिलहाल हालात काबू में है, शांतिपूर्ण है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा बल के जवान लगातार कैंप कर रहे हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने लोहरदगा में नागरिकता कानून के समर्थन में निकले जुलूस पर पथराव की निंदा की है। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी तत्वों की हरकत करार दिया। लोगों को अधिकार नहीं है शांतिपूर्ण जुलूस निकालने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन उस पर पत्थरबाजी करना, ये सब एक संप्रदाय विशेष का शगुन हो गया है। और ऐसे तत्व निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ऐसे तत्व राष्ट्र विरोधी तत्व है।
चाईबासा में 7 आदिवासियों की हत्या के बाद सोनवा, गुदड़ी और चक्रधरपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है। मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया है और एसआईटी की जांच के दौरान कोई बाधा नहीं हो, इसे लेकर ही धारा 144 लागू की गई है। 26 जनवरी की सुबह 9 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही चक्रधरपुर, सोनवा और गुदड़ी आने जाने वाले सभी मार्गों में गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। गुदड़ी नरसंहार को लेकर गुदड़ी थाने में पुलिस ने 2 प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें 7 आदिवासियों की हत्या का एक मामला है। वहीं 5 घरों में भी तोड़फोड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के सांसदों की टीम को चाईबासा जाने से रोक दिया गया है। इससे नाराज बीजेपी सांसद और नेता NH 75 पर धरने पर बैठ गए हैं। कराई किला के पास सभी सांसद और नेता धरने पर बैठे हैं। नेताओं के धरने की वजह से NH 75 जाम हो गया है और बीजेपी नेता आदिवासियों के साथ दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाईबासा के गुदड़ी में 7 आदिवासियों की हत्या की जांच के लिए बीजेपी की टीम बनाई थी, लेकिन एसआईटी की जांच में बाधा का हवाला देते हुए प्रशासन ने चाईबासा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही बीजेपी टीम को भी गुदड़ी जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, इस वक्त हालात क्या है? क्या नेताजी अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं, जाम लगा हुआ है? नहीं, अभी तुरंत निकल रहे हैं। उन सभी सांसद और भाजपा नेता जितना भी कार्यकर्ता था उनको उस सड़क से हटा दिया गया है और रास्ता खोल दिया गया। और इन लोग के मांग जो थी कि वो लोग सोनवा तक जाना चाहते हैं, गुदड़ी तक जाना चाहते हैं, तो प्रशासन ने गुदड़ी तक वो इजाजत नहीं दिया है, लेकिन सोनवा तक जाने का इजाजत दिया है। और पुलिस के संरक्षण में इन सभी सांसदों और भाजपा के नेता जो है उनको सोनवा ले जाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी शिष्टमंडल के चाईबासा में रोके जाने पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर जाकर मुआयना कर सकता है, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से शिष्टमंडल को रोका जा रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और मीडिया के समक्ष ही उन्होंने कहा था कि कोई भी आ सकता है, और आज मीडिया में छपी भी है इस बात को। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने इतनी बड़ी घटना को सीरियस लेते हुए जब प्रतिनिधिमंडल भेजे और किस तरह ये सरकार सारी चीजों को छिपाना चाहता है और स्वयं मुख्यमंत्री कहने के बाद भी आज वहाँ 144 लगाकर प्रतिनिधिमंडल को नहीं जाने देना, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं दाल में काला है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय रांची में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पूर्व सीएम रघुवर दास, विधायक अनंत ओझा, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में संगठन मजबूती और विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा हुई। बैठक के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने चाईबासा और लोहरदगा में हुई घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संगठनात्मक विषयों पे चर्चा हुई कि पार्टी के संगठन को किस प्रकार से आगे मजबूत किया जाए, संगठन की गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जाए, संगठन की रचना को शुरू किया जाए, इसके बारे में चर्चा हो। उसके अलावा आज की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में चर्चा हुई। जिस तरह 7 हमारे गरीब आदिवासियों का नरसंहार हुआ, 2 अभी भी लापता है, अभी तक प्रशासन उसकी खोजबीन नहीं कर पाई, ना कोई अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इसी तरह कल लोहरदगा में भी जिस तरह सीए के समर्थन में शांतिपूर्ण जुलूस पर समाज विरोधी तत्वों ने जिस तरह 40-50 लोग को मारने का काम किए, पत्थरबाजी किए छत से, जिसमें अभी 4 हमारे रिम्स में एडमिट भी है, तो लगता है कि अब इस राज्य में अराजकता की स्थिति बनती जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और कानून व्यवस्था स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बैठकों का दौर जारी है। कोर कमेटी के बाद बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, पार्टी सांसदों, जिला अध्यक्षों की बैठक हो रही है। बैठक में सांसद सुनील सिंह, अन्नपूर्णा देवी, पीएन सिंह, महेश पोद्दार सहित कई नेता मौजूद हैं।
बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में पूर्व सीएम रघुवर दास, रविंद्र राय सहित कई नेता शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन और पार्टी के आगे के कार्यक्रमों पर इसमें चर्चा हो रही है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार चाईबासा कांड की वजह से स्थगित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल में जगह पाने वाली संभावित मंत्रियों में एक महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह का भी नाम आ रहा है। गोड्डा के कार्यक्रम में पहुंची दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पार्टी और मुख्यमंत्री की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उन्हें स्वीकार है। इसके साथ ही उन्होंने चाईबासा कांड के दोषियों पर भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मंत्रालय को लेकर के कोई भी होड़ जो है नहीं है। पहली बार विधायक बनी कांग्रेस पार्टी ने संगठन में और साथ ही साथ चुनाव में टिकट दे करके हम कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान बढ़ाया है। आगे हम लोगों की क्या भूमिका होगी वो समय समय पर पार्टी तय करती रही है। पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ये जो हत्या हुई है किसी नाम पर भी किया गया है अगर, तो ये बिल्कुल बहुत गलत है और इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बारे में सरकार कटिबद्ध है और दोषियों को जल्द सजा पानी देगी। पार्टी का बीजेपी में विलय होने की खबरों के बीच जेवीएम विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों विधायकों का कांग्रेस में शामिल होना तय माना जा रहा है। इधर प्रदीप यादव ने कहा कि जल्द ही हर सवालों पर से पर्दा उठेगा। देखिए, इन सब चीज़ों से पर्दा हमें लगता है कि जल्दी ही उठेगा। यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर और इसका समाधान जल्दी ही मिलेगा। नहीं, हम कांग्रेस में जाएंगे कि कांग्रेस में गए कि नहीं, कि कांग्रेस ज्वाइन किए कि नहीं, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर थोड़े दिन में आपको मिले। जेवीएम की बीजेपी में विलय की तैयारी चल रही है और इसे लेकर जेवीएम की ओर से प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक जेवीएम का बीजेपी में विलय हो सकता है। अपने विधानसभा क्षेत्र धनबाद से बाबूलाल मरांडी आज रांची लौट रहे हैं। इसके बाद जेवीएम कार्य समिति की बैठक की तारीख तय की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बीजेपी में विलय का प्रस्ताव ला जा सकता है। इधर जेवीएम की ओर से सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं बाबूलाल मरांडी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बंधु तिर्की को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। वहीं प्रदीप यादव भी बीजेपी में विलय का विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बोकारो से नक्सलियों ने तांडव मचाया है। हाइवा और जेसीबी में आग लगा दी है। नक्सलियों ने मुंशी को भी गोली मारी है। मुंशी रमेश मरांडी को गोली मारी गई है। पुलिस फिलहाल घटनास्थल की रवाना हो चुकी है। एसपी पी मुरुगन ने इस घटना की पुष्टि भी की है। गोमिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे दिखाएंगे आपको गणतंत्र दिवस की तैयारी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेंगी, जिसे लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का रिहर्सल मोरहाबादी मैदान में जारी है। एक तरफ जहां 16वीं प्लाटून 26 जनवरी को परेड की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी परेड देखने को लेकर बेहद उत्साहित है। तैयारी सारी हो गई है, फाइनल रिहर्सल भी हो गया है। ये जो छोटे छोटे जो कोऑर्डिनेशन के इशू होते हैं वो भी सॉर्ट आउट हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 26 जनवरी को हर वर्ष की भांति अच्छे ढंग से इसको किया जाएगा। फाइनल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण किया गया है। उसमें सभी जो प्लाटून्स है, आर्मी का है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी और झारखंड जगुआर के, जैप के, रांची पुलिस का, होमगार्ड्स का और झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और एनसीसी के भी इसमें प्लाटून शामिल हैं और बैंड का प्रदर्शन भी रहेगा इसमें और सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी खबर खूंटी के बुंडू से है, जहां एक दरिंदे ने 5 साल की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। हत्या के बाद दरिंदे ने शव को कुएं में फेंक दिया था। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने कुएं से शव को निकलवाया और आरोपी सुनील कुमार मछुआ को गिरफ्तार कर लिया है।
युक्त के द्वारा उसको ले जा करके उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद हत्या कर उसके शव को बगल के एक सुनसान जगह है वहाँ कुएं में फेंक दिया गया। क्या सामने गिरफ्तार कोई हुआ? हाँ, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो है कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा में सदर थाना के महुलिया में तालाब से एक मां बेटी का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दुमका में 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में राजेंद्र राय, रेमिल दा और छोटा श्यामलाल देहरी शामिल है। राजेंद्र राय और रेमिल दा पर 5 लाख का इनाम था, वहीं छोटा श्यामलाल देहरी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। सरकार की तरफ से जो सरेंडर पॉलिसी 2018 का है उससे प्रभावित होकर 3 नक्सल सरेंडर हुए हैं, जिसमें से राजेंद्र राय उर्फ गहना 5 लाख का इनामी है, रिमिल उर्फ रिमिल हेम्ब्रम 5 लाख का इनामी है, छोटा श्यामल 1 लाख का इनामी है। पिछले कई दिनों से इनके परिवार हमारे संपर्क में थे और मैं बताना चाहूँगा और बहुत सारे नक्सली हमारे एसएसबी के कमांडेंट और हमारे संपर्क में भी हैं। रामगढ़ में झोला छाप डॉक्टर बड़ी संख्या में फल फूल रहे हैं। सिविल सर्जन ने झोला छाप डॉक्टर्स पर नकेल कसने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी डॉक्टर्स जो निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार कई दिनों से निजी नर्सिंग होम की जांच की जा रही है और 24 घंटे एक MBBS डॉक्टर रखने की हिदायत दी गई है। झोला छाप डॉक्टर्स के लिए कमेटी बनाई गई है और जांच से रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए कमेटी बन गई है और उसका मतलब जैसे ही जांच का रिपोर्ट आएगा हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। झारखंड में सरकार चला रहे JMM ने प्रदेश में 4 उपराजधानियां बनाने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिसकी 1 राजधानी और 4 उपराजधानियां होंगी। इस वक्त झारखंड में राजधानी रांची के अलावा दुमका में उपराजधानी है। इसके अलावा मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को भी उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है और दलील दी गई है कि इस फैसले के बाद प्रदेश में तेजी से हर इलाके में विकास करने में मदद मिलेगी। इसे स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो झारखंड में सरकार चला रहे JMM ने प्रदेश में 4 उपराजधानियां बनाने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं और 4 उपराजधानियां होंगी, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, दुमका के अलावा। झारखंड में 5 प्रमंडलों में एक राजधानी के पीछे मकसद है कि राज्य में सभी प्रमंडलों का समान रूप से विकास हो सके। झारखंड निर्माण के समय दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची को झारखंड की राजधानी बनाई गई थी और संथाल परगना में दुमका को उपराजधानी। संथाल परगना के ज्यादातर इलाके पिछड़े थे। हर प्रमंडल में एक उपराजधानी होने से शहरी और ग्रामीण सुविधाओं में वृद्धि होगी। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट की बेंच और शाखा सचिवालय खुलने से आम लोगों को कई प्रकार की सहूलियतें मिलने लगेंगी। उन्हें रांची आने जाने की परेशानी से निजात मिलेगी। उप राजधानी बन जाने से संवैधानिक संस्थाओं के कार्यालय और मुख्यालय भी बनेंगे। हालांकि इसके पीछे कई चुनौतियां भी हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में दुमका को उपराजधानी बनाया गया था। 18 साल बाद भी यहां की स्थिति ऐसी है कि अब तक CM आवास नहीं बन सका है। झारखंड हाईकोर्ट की बेंच भी नहीं खुल सकी है। शाखा सचिवालय भी नहीं खुल सका है।